यूक्रेन ने 20 अगस्त की रात रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमला किया। ड्रोन ने ततारस्तान में तानेको तेल रिफाइनरी, तामानी में तेल टर्मिनल और क्रीमिया में विद्युत सबस्टेशन पर हमला किया। लेकिन ये उस रात के लक्ष्यों की पूरी सूची नहीं है। इस पृष्ठभूमि में रूस अगस्त में एशियाई देशों से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बढ़ा रहा है, जो क्षेत्रों और मॉस्को को प्रभावित करने वाली ईंधन संकट की दूसरी लहर के जवाब में है। बताया जा रहा है कि क्रेमलिन भारत से अतिरिक्त ईंधन आपूर्ति की भीख मांग रहा है और भारत बेचने को तैयार है, लेकिन ऊंची कीमतों पर। वहीं रूसी संघ की राज्य ड्यूमा ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई उन सभी रूसियों को करने की जिम्मेदार नहीं है जिनके, उदाहरण के लिए, यूक्रेनी ड्रोन के हमले से जिनके गोदाम जल गए हैं। इसी दौरान सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यूक्रेन के हमले ने नोवोरोसियस्क में रूसी संघ के काला सागर बेड़े के प्रमुख जहाज फ्रिगेट एडमिरल मकारोव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। जहाज के ऊपरी डेक के आगे वाले हिस्से में साफ साफ छेद दिखाई दे रहा है, जो ये दर्शाता है कि आने वाले एक साल में ये जहाज यूक्रेन पर कलिबर क्रूज मिसाइलें दागने में सक्षम नहीं होगा। इसी दौरान आज रूसी रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट दी कि कथित तौर पर उन्होंने इस रात न तो रिहायशी मकानों, न गोदामों, न सबस्टेशनों को, बल्कि पूरा का पूरा फायर पॉइंट कारखाना जो ड्रोन और FP5 फ्लेमिंगो मिसाइलें बनाता है को निशाना बनाया, और साथ ही FP7 मिसाइलों को भी, वो जो बैलिस्टिक है। और साथ ही कथित तौर पर रूसियों ने आज एंटोनोव कंपनी पर भी हमला किया, जहां ल्यूटी ड्रोन बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर आइए इस सब की जांच करते हैं। यहां दो हिस्से हैं, रूस पर हमला और आज का कीव पर हमला। हम कुछ स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करते हैं। मेरा नाम एलेक्सी पेचर है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी हर एक सदस्यता के लिए मैं आभारी रहूंगा। तो 20 अगस्त की सुबह सुबह यूक्रेनी ड्रोन ने तातारस्तान के निजने काम्स्क शहर पर बड़े पैमाने पर हमला किया। जैसा कि गणराज्य के प्रमुख की प्रेस सेवा ने कहा, उद्धरण है, औद्योगिक क्लस्टर के कामकाज में गड़बड़ी आई है, साथ ही रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। वहां यह भी जोड़ा गया कि कई लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आस्त्रा के अनुसार ड्रोन का निशाना इस शहर का औद्योगिक क्षेत्र था जिसमें तेल रिफाइनरी स्थित है। टाट नेफ्ट के स्वामित्व वाला तानेको तेल रिफाइनरी संयंत्र। इससे पहले इसी तेल रिफाइनरी संयंत्र पर 10 अगस्त को ड्रोन हमला हुआ था। तब तातारस्तान के अधिकारियों ने इस हमले में 13 लोगों की मौत और 78 लोगों के घायल होने की सूचना दी थी। मैं बता दूं कि तानेको तेल रिफाइनरी रूस की टॉप 5 रिफाइनरियों में से एक है और तातारस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इससे पहले भी यह संयंत्र यूक्रेनी ड्रोन के कारण अपना काम रोक चुका है। इसी तरह बीती रात ड्रोन ने क्रास्नोदार क्षेत्र के तामान प्रायद्वीप के वोल्ना गांव पर हमला किया। क्षेत्रीय ऑपरेशनल मुख्यालय ने बताया कि वहां की एक फैक्ट्री में आग लग गई। बाद में पता चला कि हमले की चपेट में एक तामान उपकेंद्र और तामान नेफ्टेगाज का तेल टर्मिनल आ गया, जिसके जरिए निर्यात खेपें भेजी जाती हैं। तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत हाइड्रोकार्बन गैसों का निर्यात के लिए भेजा जाना। पहले याद दिला दूं, टर्मिनल पर जुलाई और अगस्त की शुरुआत में हमला हुआ था। इसके अलावा आज कब्जे वाले क्रीमिया पर भी ड्रोन का भारी हमला हुआ। खास तौर पर रात में धमाके एवपातोरिया, साकी, फियोदोसिया, अलुश्ता और प्रायद्वीप के कई इलाकों में सुने गए। कुछ समय के लिए सेवास्तोपोल, सिफेरोपोल, कर्च, एवपातोरिया और फियोदोसिया बिना बिजली के रह गए। ब्लैकआउट के कारण उसी क्रास्नोदार क्षेत्र में तामान उपकेंद्रों और अलुश्ता के पास मालोरेचेंस्कोय में आग लगा दी। इसके अलावा बेलगोरोद और उल्यानोस्क क्षेत्रों के अधिकारियों ने भी ड्रोन हमलों की सूचना दी। और अब रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एक रात में ही 18 क्षेत्रों के ऊपर 726 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया, क्रीमिया और अजोव तथा काला सागर के जल क्षेत्रों में। और तेल रिफाइनरियों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच रूस अगस्त में एशियाई देशों से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बढ़ा रहा है, जो ईंधन संकट की दूसरी लहर के जवाब में है।
जिसने क्षेत्रों और खासकर मॉस्को को अपनी चपेट में ले लिया है। वहां फिर से प्रति व्यक्ति सीमित मात्रा में पेट्रोल दिया जा रहा है। इस महीने विदेशों से पेट्रोल और एविएशन फ्यूल की खरीद 2,70,000 टन तक बढ़ जाएगी। और अब यह पता चला है कि आयातित मात्रा का लगभग 1/3 हिस्सा भारत से रूस पहुंचेगा और बाकी हिस्सा उन पेट्रोलियम उत्पादों का है जिन्हें दक्षिण कोरिया और मलेशिया के तटों के पास टैंकर से टैंकर में ट्रांसफर किया गया था। समझने के लिए, दूसरे मामले में भी ज्यादातर पेट्रोलियम उत्पाद उसी भारत से हैं, लेकिन इन पेट्रोलियम उत्पादों को खुले समुद्र में शैडो फ्लीट के टैंकरों में ट्रांसफर किया जाता है और प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए ले जाया जाता है। भारतीय पेट्रोल से भरा पहला टैंकर अगस्त की शुरुआत में रूसी आर्कटिक बंदरगाह वितना में उतारा गया। लंबे अंतराल के बाद ईंधन रूसी बाजार में आना शुरू हुआ जब रूसी तेल आयातक कीमत पर समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। यहां रूसियों को लगा कि वे किसी के साझेदार हैं, इसलिए उन्होंने उनसे उचित दाम मांगे, लेकिन नहीं, कीमत काफी ज्यादा निकली, जो कि रूसी संघ के आंतरिक थोक बाजार की दरों से कहीं ज्यादा थी। और भारतीय वे बेवकूफ नहीं हैं। भारत ने 1 लीटर के लिए 100 से ज्यादा रूबल मांगे। वे कहते हैं, हमें आपकी समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनिए, ये सिर्फ बिजनेस है, हम बस कमाई कर रहे हैं। बस सोचिए, भारत, मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट कर लें, भारत रूस से बहुत बड़ी छूट पर तेल खरीद रहा है। यह कोई राज नहीं है, बहुत बड़ी छूट पर वो इस रूसी तेल को रिफाइन करता है, उसे ईंधन में बदलता है और वही ईंधन रूसियों को ही मुनाफे के साथ बेचता है। और जब रूसी लोग कहते हैं, सुनिए, हमने तो आपको तेल पर छूट दी थी, अब आप हमें पेट्रोल पर छूट दे दीजिए, और इंडिया कहता है, आप पागल हो गए क्या, जनरली हो, खुद को क्या समझते हो? नहीं, 100 रूबल या उससे ज्यादा प्रति लीटर। अगर नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, ये तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो बिना पेट्रोल के ही बैठे रहो। अरे सहनशील लोग हो, बिल्कुल असली सहनशील। लेकिन रूसी अधिकारियों के पास लगता है कोई रास्ता नहीं है, खरीदना ही पड़ता है। और याद दिला दूं कि जुलाई में रूस में तेल रिफाइनिंग 2002 के बाद से सबसे कम स्तर पर आ गई थी। खास तौर पर उस समय ये 3.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई थी। फिर ये 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन के स्तर तक वापस आ गई, जो कि फिर भी इस मौसम के लिए सामान्य स्तर से 1/3 कम है। अगस्त में रिफाइनरियों की उपयोग दर एक नए न्यूनतम स्तर तक गिर सकती है। इसके साथ ही साल के अंत तक ईंधन उत्पादन में सुधार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इस बारे में क्रेमलिन ने साफ तौर पर कहा है। और मैं याद दिला दूं कि रूसी नियामकों ने यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 ग्रेड के ईंधन के उत्पादन और बिक्री की अनुमति दे दी है, जिनसे मैं याद दिला दूं पूरा सभ्य विश्व बहुत पहले ही दूर हो चुका है, क्योंकि यह बहुत जहरीला पेट्रोल है। यह इंसान की सेहत पर असर डालता है और यह इंजन पर भी बहुत बुरा असर डालता है। कुल मिलाकर सिर्फ समस्याएं ही हैं। इस पेट्रोल को सबने बहुत पहले छोड़ दिया था। मैं कह रहा हूं यूरो 4, अब तो रूसियों को यूरो 2 भी बेच रहे हैं। कहते हैं, हाँ पेट्रोल खराब है, खरीद लो, और क्या करोगे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, रूसियों के लिए तो ऐसा पेट्रोल भी चल जाएगा। और इसी के साथ रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा में कहा गया कि यूक्रेनी हमलों के कारण क्षतिग्रस्त हुए गोदामों के मालिकों को उनकी मरम्मत अपने खर्चे पर करनी चाहिए, ना कि बजट से, जैसा कि व्लादिमीर पुतिन ने एक दिन पहले आग्रह किया था। स्टेट ड्यूमा में कहा जा रहा है, सुनिए, युद्ध चल रहा है, जिसे जो पसंद नहीं है तो खुद ही मरम्मत करिए। मैं याद दिला दूं, एक दिन पहले रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकार को उन लॉजिस्टिक हब्स की पुनर्बहाली के लिए कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया था जो यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के हमलों की चपेट में आ गए थे। मैं याद दिला दूं, जुलाई के मध्य से ड्रोन हमलों का मुख्य निशाना वाइल्ड बेरीज कंपनी का बुनियादी ढांचा रहा है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने रूस के सबसे बड़े मार्केट प्लेस की 23 वेयरहाउसों को प्रभावित किया है और उसकी कुल लॉजिस्टिक क्षमता का 1/4 हिस्सा छीन लिया है। और जले हुए माल को ध्यान में रखते हुए लगभग 1 ट्रिलियन रूबल का नुकसान हुआ है। और अब पुतिन कहते हैं, सुनिए, तो क्यों ना रूसी नागरिक अपने टैक्स से इस नुकसान की भरपाई करें। मतलब आप और क्या उम्मीद कर रहे थे? पुतिन का समर्थन किया, अब अपनी जेब से पैसे निकालो और इस युद्ध के लिए खुद भुगतान करो। और एक और अच्छी खबर, 12 अगस्त को नोवोरोसिस्क पर यूक्रेनी हमले ने रूसी संघ के काला सागर बेड़े के प्रमुख जहाज फ्रिगेट एडमिरल मकारोव को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी पुष्टि ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से होती है। यहां तक कि जेड चैनल वोइन्नी ओस्वेदो मितेल भी लिखता है कि जहाज के ऊपरी डेक के आगे के हिस्से में कैलिबर क्रूज मिसाइलों के स्थान के बाईं ओर स्पष्ट रूप से एक छेद दिखाई दे रहा है।
उनके आकलन के अनुसार सेंटावर सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टेशन और पॉजिटिव M12 रडार, जो जहाज की अधिरचना पर पिछले हिस्से के करीब स्थित है, को भी नुकसान पहुंचा है। हमले वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के क्षेत्र में हुए। इसके परिणाम स्वरूप अंदरूनी विस्फोट हुआ, जिसके बाद लॉन्चिंग शाफ्ट जलकर खाक हो गए। मैं याद दिला दूं कि एडमिरल मकारोव यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं द्वारा 14 अप्रैल 2022 को मिसाइल हमले में क्रूजर मॉस्को को डुबोने के बाद रूसी संघ के काला सागर बेड़े का फ्लैगशिप बन गया था। मैं याद दिला दूं, व्लादिमीर पुतिन लंबे समय तक कहते रहे कि नहीं, आप क्या कह रहे हैं, आपने कुछ नहीं डुबोया, क्रूजर मॉस्को अभी भी चल रहा है। फिर पता चला कि आखिरकार वो मॉस्को अपने नाविकों के साथ डूब गई और वो रूसी नाविक किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते। खैर, डूब गए तो डूब गए, किसे फर्क पड़ता है। युद्ध की शुरुआत से ही ये फ्रिगेट एडमिरल मकारोव यूक्रेन पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उसी समय 12 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने फ्रिगेट एडमिरल मकारोव को भी निशाना बनाया। नई सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार सबसे गंभीर नुकसान जहाज के अगले हिस्से डेक और कैलिबर मिसाइल लॉन्चर मॉड्यूल को हुआ है। यानी अब तो साफ है कि निशाना कहां लगाया गया था। साथ ही BIU त्रेबोवानिये M नियंत्रण प्रणाली भी खराब हो गई है। निगरानी रडार के एंटेने भी नष्ट कर दिए गए थे। TK-25 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के एंटेने और सेंटावर सैटेलाइट संचार के डोम भी नष्ट कर दिए गए। और जैसा कि विशेषज्ञों ने संक्षेप में कहा, उद्धरण, जहाजों ने पूरी तरह से अपनी मारक क्षमता और युद्ध प्रबंधन की क्षमता खो दी है। दोनों को कम से कम 1 साल के लिए सेवा से बाहर कर दिया गया है। और अंत में, रूस किस तरह यूक्रेनी नागरिक, बुनियादी ढांचे और रिहायशी मकानों पर अपनी बर्बर हमलों को सही ठहराता है, इसके बारे में मैं याद दिला दूं, रूसी कब्जाधारियों ने 20 अगस्त की रात को कीव पर अपने पास मौजूद हर चीज से जबरदस्त हमला किया। ऐसा कोई रूसी लंबी दूरी का हमला करने वाला गोला बारूद नहीं था जिसे उस रात यूक्रेन पर दागा न गया हो। लगभग सब कुछ उड़ रहा था, बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, हर तरह की क्रूज मिसाइलें, साधारण और जेट चालित शाहिद ड्रोन और यहां तक कि बंडरॉल भी। खैर, कीव पर इस हमले के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में विस्तार से बताया था, इसलिए चैनल पर जाएं और पिछला एपिसोड जरूर देखें ताकि आप पूरा संदर्भ समझ सके। और फिर रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने सबसे पहले यह बयान जारी किया कि उन्होंने ठीक उसी ऊर्जा अवसंरचना पर हमला किया है जो कथित तौर पर यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की मदद कर रही है। लेकिन बाद में उन्होंने एक और बेहतर कहानी गढ़ ली ताकि रूस के ये जंगली और दंदे लोग कीव पर इस हमले से और भी ज्यादा खुश हो सकें। अपनी रिपोर्ट में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमले के परिणाम स्वरूप फायर पॉइंट औद्योगिक उद्यम को निशाना बनाया गया, जो लंबी और मध्यम दूरी के हमलावर ड्रोन के लिए पुर्जे बनाता था, और साथ ही फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले तुवरकों की असेंबली और भंडारण भी करता था। और इसके अलावा कथित तौर पर अंटोनोव कंपनी पर भी हमला किया गया था, जो ल्यूटी ड्रोन बनाती थी। यानी क्रेमलिन ने कीव पर हमले को ऐसे पेश किया जैसे यह हमला उन्हीं कंपनियों पर हुआ हो जो वो हथियार बनाती है, जो पिछले कुछ महीनों से रूस पर गिर रहे हैं। वही ल्यूटी ड्रोन, फ्लेमिंगो मिसाइलें, FP ड्रोन, जो काफी सफलतापूर्वक मस्कोविया पर हमला कर रहे हैं। लेकिन मैं बस याद दिलाना चाहता हूं कि असल में मेरे ख्याल से 2022 के अंत में या 2023 में, और पुतिन और उनका पूरा दल चिल्ला रहे थे कि उन्होंने यूक्रेन को पूरी तरह से असैन्यीकृत कर दिया है। वो कीव को 3 दिन में लेने की बात, सारी वही कहानी। अब उनकी इस काल्पनिक दुनिया में उन्हें रूस पर हमला करने वाले अत्याधुनिक हथियारों के उत्पादन को नष्ट करना पड़ रहा है। मैं फिर से याद दिला दूं, 2022 में यूक्रेन के पास ये सारे हथियार नहीं थे, और मैं ईमानदारी से कहूं तो शायद ये हथियार आते भी नहीं अगर जंगली रूस ने यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला ना किया होता। अब रूसियों को सोचना चाहिए कि क्या वाकई इस युद्ध की शुरुआत करना सही था, लेकिन दुर्भाग्य से रूस वाले सोच ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। यही सब कुछ था। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।